नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा जो नया एजिटेशन शुरू हुआ। हम सब जानते ही हैं कि पहले ही दिन जिस समय राष्ट्रपति का प्रस्ताव आया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय पर ही राहुल गांधी राष्ट्रपति के उद्बोधन पर तो कुछ नहीं बोले, जबकि उनको उनके उद्बोधन पर बोलना चाहिए। उद्बोधन से मतलब राष्ट्रपति जब रखता है तो सरकार का पिछला लेखा जोखा रखता है, और राष्ट्रपति जब मतलब बोलती हैं तो ये बताती है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, यानी कि सरकार के जो प्लस और निगेटिव पॉइंट हैं या फिर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, देश के प्रति जो दिशा है, देश के प्रति जो दशा है, उस सबको बताती है। इकोनॉमिक सर्वे की वे बात करते हैं। ये कुल मिलाकर एक शॉर्ट में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो फिर वो अपनी पूरी बात सरकार की रखते हैं। अब सरकार के अगर उस अभिभाषण में कुछ उनको कमियां लगती थी तो उनको बोलना चाहिए, उसमें कुछ उनको गड़बड़ लगती थी तो वो सामने लानी चाहिए, उसमें उनको लगता था कि ये रिपोर्टिंग गलत है तो सामने लाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ न करके वो एक किताब सामने लेकर आए जनरल एम नरवणे की। और जनरल एम नरवणे हम सब जानते हैं कि भारत के वो सुरक्षा प्रमुख थे। भारत में वो थल सेना के अध्यक्ष थे, और थल सेना के अध्यक्ष होने के नाते जिस समय कंट्रोवर्सी हुई चाइना की गलवान को लेकर, उस कंट्रोवर्सी के समय पर भी वो थल सेना के अध्यक्ष थे। अब थल सेना के अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे राज उनके पास होंगे, लेकिन जब कोई सेना अध्यक्ष कोई बात कहता है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला कहेगा, वो 15 लाख उसकी सेना के जो सैनिक हैं उनके बिहाफ पर बात करता है। वो 15 लाख सैनिकों की बात सामने लेकर आता है, इसलिए उसके पास कोई डिस्क्रिप्शन है। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि रक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है, मायने रखता है कि देश में उसके जो 15 लाख सैनिकों के साथ वो काम करता है वो क्या कह रहे हैं, उसके डिप्टी क्या कह रहे हैं, उसके सीडीएस क्या कह रहे हैं। ये सारी चीजें वैल्यू रखती है। एम नरवणे ने एक किताब लिख दी, और उस किताब को उन्होंने रक्षा मंत्रालय, अब से देखिए, इतनी गंभीर बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई किताब लिखेगा, वो किताब या कोई सेना प्रमुख किताब लिखेगा तो सबसे पहले वो रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के लिए जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अपने विचार हो सकते हैं, उसका अपना विचार एक बिंदु हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 15 लाख लोगों के बिहाफ पर सब कुछ जानता है। वो थोड़े समय के लिए सेनाध्यक्ष हुआ है, तो उसको मोटी मोटी पॉलिसी वर्क पता होना चाहिए, सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, ऐसा सामने आता। उन्होंने एक किताब लिख दी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में उन्होंने 3-4 विवादित बातें कर दी, जिनको लेकर राहुल गांधी बड़े भड़क गए। पहली बात इसमें कि वो चूंकि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है सेनाध्यक्ष की, इसलिए वो सबसे पहले रक्षा मंत्रालय जाती है। रक्षा मंत्रालय जो पॉलिसी वर्क बनाते हैं वो इसको अप्रूव करती है, और या फिर रिजेक्ट करती है। उसके बाद ही कोई बुक पब्लिश हो सकती है, और वो भी गलवान जैसी सिचुएशन में कोई रक्षा प्रमुख या मैं कहूं कि कोई सेना प्रमुख किताब लिखता है, उस विषय पर वो चर्चा करता है। तो 3 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इन पर हम लोग जो बात करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है, डिफेंस एक्ट क्या कहता है, और वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी को वो किताब कहां से मिली, उसकी जो पीडीएफ पब्लिश करी गई वो किसने की, वो किताब सेना मंत्रालय से किसने चुराई, और वो किताब पब्लिशर के यहां से कैसे आई, ये सवाल हैं। जबकि इस तरह के जो ऑफिशियल सीक्रेट टॉप सीक्रेट होते हैं, वो टॉप सीक्रेट तो सजा के पात्र होते हैं। यह भी सवाल है कि इस किताब में जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट दिए गए, उन कंट्रोवर्सियों की भी हम एनालिसिस करेंगे। इन कंट्रोवर्सीज में जो राहुल गांधी की चिंताएं हैं, उनका कहना है कि चीन के साथ जब सीमा विवाद हुआ 2020 में, तो इन्होंने अपनी किताब में यह लिखा कि नरवणे ने शीर्ष नेतृत्व को खबर दे दी, यानी कि ये कहा कि चीनी टैंक आमने सामने आ गए हैं। तब नरवणे ने शीर्ष नेतृत्व और रक्षा मंत्रालय से स्पष्ट आदेश मांगे कि हमें करना क्या है। अब देखिए, मोदी सरकार की डे 1 से नीति यह है कि आप बॉर्डर पर हैं, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुली छूट है। यह बात आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी होगी। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी फोन किया
प्रधानमंत्री को, जेडी वेंस ने, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम देख लेंगे। रक्षा मंत्री से जब बात हुई तो रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सेनाओं को खुला हाथ दे रखा है, या फिर विदेश मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा सेना को हमने खुला हाथ दे रखा है, फ्री हैंड है सेना हमारी, सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, वो निर्णय लेने के लिए मुक्त है, वो निर्णय ले सकते हैं। इसलिए डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात होनी चाहिए, हम बात नहीं करेंगे, सरकार बात नहीं करेगी, वो सेनाएं आमने सामने है वो बात करें। ये बात उस समय आपको याद होगी। अब यहां पर जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि राहुल गांधी का कहना है कि जब नरवणे ने सेना के लिए स्ट्रिक्ट आदेश मांगे कि करें क्या, इस प्रकार के मुक्त अधिकार देने के बावजूद, इस प्रकार के खुले राइट देने के बावजूद वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उनको चीन का फेस कैसे करना है। ये नरवणे की कमी मुझे लगता है दिखाई पड़ रही है। और वो कह रहे हैं हमें स्पष्ट आदेश दीजिए, हमें क्या करना है, जब आदेश ऑलरेडी हैं कि वहां तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा निर्णय है। अब ये कहते हैं कि नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि जब उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा और पीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा जो चाहो सो करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बताइए मुझे, ये तो मोदी सरकार की डे वन से नीति है, ये तो इस बात को लेकर तो पूरी सेना खुश भी रहती है और पूरी सेना में इस बात का उत्साह भी रहता है, चाहे वो चारों में से किसी सेना की बात करें, सब में ये उत्साह रहता है कि हमारे फ्री हैंड्स हैं, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत गंभीर स्थिति में पड़ती है, अदरवाइज हमें इंस्ट्रक्शन नहीं लेने हैं, हमें सीधी सी बात है कि हमें रोकना है। अब पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बाद में क्या होगा वो सरकार तय करेगी, लेकिन अभी बॉर्डर पर अगर किसी प्रकार का खतरा है, कोई आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधी गोली चलाते हैं। ये कई एक सैनिकों के स्टेटमेंट ऐसे आते रहे। तो मैं समझता हूं कि नरवणे साहब ने यह कहा कि हमने पूछा और सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि तुम बॉर्डर पर हो, तुम जो चाहो सो करो। मैं समझता हूं कि जो उचित समझो वो करो। इसमें क्या बुराई कर दी, इसमें क्या सेना का या मोदी सरकार डिसीजन लेने में असफल हो गई, इसमें क्या मोदी सरकार के सामने सवाल खड़े हो गए कि भाई ये किया जाए। मैं समझता हूं ये सरकार की नीति है और इस नीति को पालन करते हुए सरकार ने यह बात कही उनसे कि भाई जो चाहो, जो उचित समझो सो करो, तुम्हारा बॉर्डर है, सेना की जिम्मेदारी है ना। तो सेना की जिम्मेदारी को फ्री हैंड सरकार ने मना नहीं किया। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, चीन जब 10 किलोमीटर बफर जोन में घुस आता था तो होम मिनिस्ट्री को खबर जाती थी, और खबर होम मिनिस्ट्री को जब जाती थी तो होम मिनिस्ट्री कहती थी आप तुम बफर जोन मेंटेन कर लो, 5 किलोमीटर और पीछे चले आओ। ऐसे करते करते 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर वो अंदर घुसाए। आप सोचिए, ये सब कुछ कांग्रेस की सरकार के टाइम पर हुआ था। और जब ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी तो सलमान खुर्शीद वहां गए थे। जब कंट्रोवर्सी देश में खड़ी होगी, 200 किलोमीटर वो वहां यहां घुस आए हैं सीधा सीधा, और आप पीछे हटते जा रहे हैं। ये सेना के लोगों की गुप्त जानकारियां भी इस तरह की आती रही कि वही वो हमेशा पीछे जाने की बात कर देते हैं। सेना का जो मनोबल है वो हतोत्साहित होता रहा। तब सलमान खुर्शीद वहां गए और क्या एग्रीमेंट करके आए थे? सलमान खुर्शीद रक्षा एग्रीमेंट करके आए थे कि भैया अगर तुम्हारी सेना आमने सामने होगी तो हम गोली नहीं चलाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे वहीं से। और ये पीछे हटने का वो कराए थे, और जहां से तुम्हारी सेना आमने सामने हो जाएगी उसको पार नहीं करेंगे। कमाल की बात है भाई, हमारे क्षेत्र में उनकी सेना घुसाए और हम कहेंगे हम पार नहीं करेंगे। ये तो मोदी जी की सरकार की पॉलिसी है कि अगर वो हमारे क्षेत्र में घुसाए तो पहले उनको गिराओ, बाद में बात करेंगे। और क्यों मंत्रालय से आपको इंस्ट्रक्शन लेने, क्यों आपको पीएमओ खबर देनी? आपने सूचना दे दी, ठीक है, और उस सूचना के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो उचित समझो सो करो, भगाओ उनको। तो मैं समझता हूं ये इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो पीएमओ या वो डिसीजन लेने में वो नहीं सक्षम नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की अल्प बुद्धि में ये बात घुसी ही नहीं कि सेना को फ्री हैंड देना ही अपने आप में एक डिसीजन है। और ये उम्दा वो है कि केंद्र सरकार ये नहीं कहेगी कि सेना वापस चली आए, जैसा कि पहले की कांग्रेस सरकार करती रही और क्षेत्र हमारा गिरता चला गया। आज की सरकार ये कह रही है कि जहां तुम्हें दिखाई पड़े पहले गोली मारो, बाद में बात करना। एक कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी जो उन्होंने उठाई वो है अग्निपथ योजना। इनका कहना है कि अग्निपथ योजना में एमएम नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अग्निपथ योजना उनके लिए एकदम अचंभा देने वाली थी, उनको एकदम शॉक देने वाली थी। जबकि उन्होंने
खुद ही लिखा है कि सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी, 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी तय किया था। 3 साल का टूर ऑन ड्यूटी का प्रपोजल सेना ने दिया था, और ये अचंभित तब रह गए जब सरकार ने 4 साल का कर दिया। अब मुझे बताओ, आपने 3 साल का प्रपोजल दिया था, अगर 4 साल सरकार ने कर दिया है तो क्या है? इनका कहना है इस किताब में कि हमने केवल थल सेना के लिए कहा था, इन्होंने सभी सेनाओं में कर दिया। मैं समझता हूं अगर अग्निपथ योजना अच्छी है, और खास तौर से एमएम नरवणे साहब की एक बात को नोट करना चाहिए, सेना ने यह कहा था कि नौजवान सेना के साथ जुड़े, नौजवान 3 वर्ष तक सेना में प्रशिक्षण ले, नौजवान 3 वर्ष तक सेना के साथ रहे और सेना से प्रशिक्षण लेकर वापस जाए। ये योजना थी। सरकार ने इस योजना में क्या किया, उन्होंने कहा 3 साल प्रशिक्षण क्यों लेगा, 4 साल प्रशिक्षण लेगा, और इनमें से जो अच्छे होंगे वो हम सीधे डायरेक्ट ड्यूटी में भर देंगे। और ये 3-4 साल ये जो रहेंगे सेना के लोग, इसमें से जो 25% सेलेक्ट हो जाएंगे, 75% सेलेक्ट हो, जो भी उन्होंने योजना बनाई, वापस जो अपने क्षेत्र में जाएगा उसको अग्निपथ योजना का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट उसके आगे की जॉब सिक्योर करेगा। बहुत सारे राज्यों ने उस समय भी घोषणा कर दी थी कि अगर आप अग्निपथ योजना का, अग्निपथ का सर्टिफिकेट 4 साल का लेकर आ रहे हैं तो हमारी इस नौकरी में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। मैं समझता हूं, जो मैं समझ पाया कि सरकारें सीधा नहीं कहती, लेकिन अग्निपथ योजना का प्लान जो होना चाहिए मेरे अनुसार, अगर मैं रक्षा मंत्री हूं या मैं देश में डील कर रहा हूं, तो अग्निपथ योजना का जो प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अग्निपथ योजना से निकला व्यक्ति ही सरकारी नौकरी कर सकता है, बाकी को सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे। सीधी सी बात है, जो अग्निपथ करके आएगा वो उसको सरकारी नौकरी का ये सर्टिफिकेट है कि यू आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि सेना की परेशानियां, बॉर्डर की परेशानियां, देश के हित, देश के संकट जिस व्यक्ति को ना मालूम हो, उसको चीफ जस्टिस भी बनने की जरूरत नहीं है, उसको जज भी बनने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि जुडिशरी में भी अगर आप 4 साल की ट्रेनिंग नहीं लेकर आए हैं तो आपको जुडिशरी में भी नहीं आना, आपको जज भी नहीं बनना, क्योंकि आपको समस्याएं जमीन पर नहीं पता लगती। आप ऑक्सफोर्ड से डिग्री लाकर यहां चीफ सेक्रेटरी बन गए, आप वहां कैम्ब्रिज से डिग्री लाकर चीफ सेक्रेटरी बन गए। मैं तो कहता हूं कि आपने कहा 3 साल का टूर होना चाहिए, सरकार ने कहा 4 साल हम करेंगे, और इनमें से जो अच्छे प्रशिक्षित हमको मिलेंगे उनकी हम भर्ती कर लेंगे, उनको हम परमानेंट रैंक दे देंगे। तो मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी चाहता हो उसको ये होना चाहिए, और जो नहीं इसमें करके आया है उसको सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि उसको देश की वास्तविक स्थिति पता लगेगी। दूसरा लाभ उसमें यह होगा कि जो व्यक्ति वहां से लौट कर आएगा वो अपने क्षेत्र में खुद सुरक्षा का पैरोकार बनेगा। जो तमाम तरह के आक्रांता वर्ग, पंचड़ वाले, ये वो पाकिस्तानी, ये सब आ रहे, उसको एक दृष्टि मिलेगी ना वहां काम करने के बाद। वो इस क्षेत्र में जब रहेगा तो वो अकेला 20 के ऊपर भारी होगा। जो अजाने, जो लाउड स्पीकर पे आवाजें लगाई जाती हैं उनको सूतने में वो अकेला सक्षम होगा। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी अग्निपथ होनी चाहिए। बिना अग्निपथ के किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा घोषणा कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, बहुत सारे देशों में ऐसा ही है कि भाई आपने अगर सेना के साथ काम नहीं किया, सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य है। आज यूक्रेन की स्थिति आप देख रहे हैं, यूक्रेन में सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य था। व्यक्ति जो आदमी है वो सब सेना में काम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि उनके ऊपर संकट है, उनको लगता है संकट है तो सेना के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। ऐसा भारत में भी तैयार होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि परमानेंट सेना रखने से पहले भारत में इसी तरह का प्रशिक्षण होता था। प्रशिक्षण करके उनको माफी की भूमि दी जाती थी। आप एंशिएंट कल्चर को देखेंगे, माफी की भूमि दी जाती थी। वो अपने अपने क्षेत्र में सेना का प्रशिक्षण लेने के बाद वहां जमींदारियां करते थे या वहां काम करते थे, और जब भी संकट आता था तो वो सेना में भर्ती हो जाते थे। मैं समझता हूं कि ये जो 75% भी ये जो बाकी का वापस जाएगा, ये भी प्रशिक्षण, इसका भी प्रशिक्षण हर 5 साल में एक स्पेशल प्रशिक्षण रखना चाहिए, ताकि ये मुस्तैद रहे, जब भी जरूरत पड़े तब ये उस पर सामने आ सके। नौकरी कर रहा है तो क्या हुआ, चीफ जस्टिस हो गया तो क्या हो गया, वो जज हो गया तो क्या हो गया, वो चीफ सेक्रेटरी हो गया तो क्या हो गया, भाई कोई भी हो गया, लेकिन उसका प्रशिक्षण होना चाहिए क्योंकि देश के लिए उसको खड़ा होना है। तो मैं समझता हूं कि अगर 3 साल की जगह सरकार ने 4 साल करके निर्णय थोड़ा ट्वीट कर दिया तो इससे देश का भला है कि नुकसान है। मैं वो नौकरी की दृष्टि से मत देखिए। सेना में काम करने वाले लोग नौकरी नहीं करते, याद रखिएगा। सेना में काम करने वाले लोग वीर गति को प्राप्त हों ऐसा विचार करके वहां शामिल होते हैं। देश की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, देश उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। वो नौकर नहीं है किसी की, जो नौकरी की दृष्टि से आप उनको देखेंगे, वो उनको नौकरी की दृष्टि से न देखा जाए। राहुल गांधी को यह बात पता होनी चाहिए, उनको नौकरी की दृष्टि से न देखा जाए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राजनीतिक जो चीनी घुसपैठ है, राजनीतिक फैसला देने में केंद्र सरकार ने देरी की।
आधिकारिक रूप से अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए सेना को। अरे भैया, सेना के पास जब सीधे इंस्ट्रक्शन हैं कि आपको क्या करना है, तो फिर अब चलिए, जो कुछ नरवणे ने लिखा उसमें कुछ मुझे नेगेटिव नहीं लगता, लेकिन फिर भी सरकार उसको रिव्यू करती है, रक्षा मंत्रालय उनकी किताब को रिव्यू करेगा, पूरी रिव्यू करने के बाद उसमें जो उनको ऑब्जेक्शन लगेगा वो उसमें एडिट करेगा, इनको सुझाव देगा, फिर उसके बाद कहीं पब्लिश करना चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज हुई है आज, वो एफआईआर इस बात की दर्ज हुई है कि सेना अधिकारियों को अपनी सेवा के दौरान घटनाओं पर किताब लिखने के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लीयरेंस लेनी पड़ती है। जनरल नरवणे की यह किताब 1 साल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास थी, उसकी समीक्षा हो रही थी। सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है। संवेदनशील सैन्य जानकारियां सार्वजनिक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के विरुद्ध आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है। लीक होना, दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित, जो प्रकाशित नहीं हुई किताब का पीडीएफ किसने और कैसे इंटरनेट पर अपलोड किया, कैसे तमाम वेबसाइटों पर वो अपलोड हो गया। जब लोगों ने उसको पढ़ा तो ओरिजिनल किताब से ही मैच खाता था, ये देखा गया, तब एफआईआर दर्ज करवाई गई कि भाई इसको पता करना चाहिए कि आखिर यह हुआ क्या। क्या राहुल गांधी ने लीक करवाई? क्या राहुल गांधी के लोग डिफेंस में हैं जहां से वो चोरी करवा लेते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही दिखाई, उसके बाद पीडीएफ अपलोड हुआ। पीडीएफ अपलोड करने वाली क्या कांग्रेस है? वो किताब इतनी जिल्द लगी हुई वो दिखा रहे थे, जो लहरा रहे थे, वो किताब अभी अनपब्लिश किताब का मतलब होता है कि उसका प्रिंट टाइपिंग में भेजा होगा। वो बुक फॉर्म में कैसे बन गई, उस बुक फॉर्म में वो पूरी जिल्द विल्द कैसे लग गई? अभी जिसका अप्रूवल नहीं आया हो, जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर पड़ी हो, मैन्युस्क्रिप्ट अभी अप्रूव ना हुई, तो किताब का फॉर्म कैसे बन गया? पब्लिशर तो इतना रिस्क लेगा नहीं कि वो किताब छाप दे बिना अप्रूवल के। और मुझे नहीं लगता कि सेनाध्यक्ष भी ऐसा रिस्क लेंगे और सेनाध्यक्ष ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि सेना की जो उनकी जो पेशेंस की क्षमता होती है ऑफिशियल सीक्रेट्स में, वो सबसे हाई लेवल की होती है। इसलिए नरवणे साहब ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं समझ में आता। मैं समझता हूं ये किताब जो पब्लिश हुई, जिस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना शुरू कर रही है, इस पर साइबर क्राइम वाले भी बैठने वाले हैं। इसमें राहुल गांधी सेना प्रमुख को फंसाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि अब बहुत बुरे फंसेंगे देश के ऑफिशियल सीक्रेट्स को निकालने में, देश के रक्षा मंत्रालय से चोरी करने में। इसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी किताब जिसको नहीं पब्लिश होना चाहिए बिना अप्रूवल के, उसको पब्लिश करने में और मोबाइल पर भेजने में, वेबसाइट भेजने में, उसकी पीडीएफ बनाने में, इन सब के पीछे अगर कोई हाथ निकलेगा तो मैं समझता हूं, आप लिखकर बताइए कि किसका हाथ निकलने वाला है और इसके पीछे कौन बड़ा खेल खेलने वाला है। मैं समझता हूं कि हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए और आपका विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को मत मानिए। आप इसमें यह बताइए कि वाकई में आपको क्या लगता है कि इस तरह की किताब में जो 3 बातें उन्होंने अग्निपथ की बात कही, या फिर जो दूसरी बात कही, मैं कहता हूं कि चीन गलवान के मामले में बात कही, उनमें आपका व्यू क्या है? इसको मुझे लगता है कि निकालकर सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि झटके वाली स्थिति कब हुई, क्यों ये झटके लगे गए हैं, पेंशन बजट पर क्या विचार कर रहे थे और क्या उनके अपने विचार हैं। आप अगर बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो व्यू हैं, उन व्यू को भी बल मिलता है। या फिर मैं गलत हूं, गलत एनालिसिस कर रहा हूं, गलत दिशा में सोच रहा हूं, तो उसको भी सही करने का अवसर मिलता है। इसलिए लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।